भाई ज़माना वो आ गया है कि अपने साय से भी डर लग रहा है। मतलब ये कि इतनी अजीब सी सूरत हाल है। एवरी अदर पर्सन दैट वी नो इज गेटिंग इन्फेक्टेड अगेन एंड अगेन विद कोविड-19। बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और बात हम बिल्कुल यही कर रहे थे तो सोचा आपसे जल्दी से कर लें ये बात कि हर किसी को, वी नो सो मेनी पीपल जिनको दूसरी बार कोविड हो रहा है। सदर अलवी की बात से बात स्टार्ट हुई थी और आपको याद होगा पिछले साल उनको हुआ था और हमने उनको बड़ी नेक तमन्नाएं अपनी भी भेजी थी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नाउ अगेन आई वॉज जस्ट थिंकिंग, बल्कि अब्दुल्ला मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि डिस्पाइट ऑल द वैक्सीनेशंस, डिस्पाइट ऑल द बूस्टर शॉट्स, लोग जो बूस्टर शॉट्स लगा रहे हैं वो भी चल रहा है साथ साथ मामला, लेकिन जिसको कोविड होना है उसको होना है। बट इंटेंसिटी का फर्क है ना उसकी। ये ज़रूर कहना ज़रूरी है, इधर बार बार ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि दोबारा भी हो, जितनी बार भी हो और अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा बार हो, तो अगर इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, अगर आपके बूस्टर शॉट्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो कोविड की होगी वो बहुत कम होगी, माइल्ड होगी और लाइकलीहुड ज़्यादा ये है कि आप जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। हाँ जी, और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उन्हीं की हालत ज़्यादा बिगड़ रही है या वही अस्पताल या दीगर ICUs वगैरह में पहुँच रहे हैं। इसलिए होना तो है, ज़्यादातर केसेस में हो ही रहा है, लेकिन अदरवाइज़ हम आपको दोबारा ये तलकीन कर दें कि यू हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग इफ़ यू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और बूस्टर शॉट्स वगैरह भी अब 30 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो प्लीज़ लगवा लीजिए। वी बोथ हैव गॉट इट डन। और साथ ही कुछ और बातें भी हैं जो आपसे करना चाहते हैं, जैसे कि मुल्क भर में ही आपको पता है बारिशों का सिलसिला चल रहा है और कराची में भी रात भर हल्की तेज़ मॉडरेट बारिश हुई है और सुबह जब उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर सैलाब होगा, लेकिन बहुत से इलाकों में पानी मौजूद नहीं था। कि उस नौयत का सैलाब नहीं था कंसिडरिंग कि बारिश कितनी हुई थी। एट टाइम्स तो कल रात को इतनी तेज बारिश थी दैट आई एक्चुअली वोक अप। ये मनाजर देख के किसी को मौसम सुहाना नहीं लग रहा। प्लीज ये चेंज करें। लेट्स गो टू लाहौर, लेट्स गो टू लाहौर। ये देखिए ना, लेट्स गो टू लाहौर। और लाहौर में आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत लगती है, बहुत ही खूबसूरत और धुला धुला। ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस जहां वहां भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया है। बारिशें इतनी ज़्यादा हैं दैट यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट कि हर चीज़ ठीक ठाक फ्री फ्लोइंग हो जाएगी। आई एम मोस्ट सरप्राइज्ड बाय कराची बाय द वे अब्दुल्ला, बिकॉज यहाँ बेहतर मैनेजमेंट है। अच्छा जी, और इस दफा उस तरह से पानी हमें जगह जगह खड़ा हुआ नजर नहीं आया। इस्लामाबाद के मनाजिर, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में तो हम आपको फूल भी जरा दिखाएंगे खूबसूरत है। अच्छा, ये मुझे मैरी गोल्ड यानी गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं तो आज से नहीं, आज से बाय द वे कराची की बड़ी मशहूर जगह है फेयर हॉल, उसके सामने खूबसूरत बाग है, वहाँ पर आज से गेंदे के फूलों की नुमाइश का आगाज़ हो रहा है, मेरी गोल्ड की नुमाइश है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश के बाद वैसे सब कुछ धुला धुला है, बैकग्राउंड इतना हसीन आता है फेयर हॉल का, तो जाइए इस फूलों की नुमाइश से टिकटॉक बनाए महसूस हो। बिल्कुल, टिकटॉक भी बनाए, व्हाई नॉट, वीडियोस बनाए जो भी आपके, बिकॉज वो जगह जो है वो बड़ी इस वक्त प्राइम स्पॉट बना हुआ है, खूबसूरत लग रही है। सो यू मस्ट गो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, माय मदर इज हियर, शी लव्स फ्लावर्स, तो मैं उनको भी लेके जाऊंगा। मास्क ज़रूर पहनिएगा क्योंकि क्राउडेड जगह हैं, वहाँ पे आपने अपने आप को ज़रूर बचाना है। ज़िंदगी तो हम सबको पता लग गया है नहीं रुक सकती, लेकिन हमें अपनी एहतियात जो है नहीं छोड़नी है। बाय द वे, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द कोल्डेस्ट नाइट्स ऑफ कराची। टेम्परेचर बताया गया है कि 10-11 के करीब जो है वो आ जाएगा रात में। अभी तक हम सिंगल फिगर में गए हैं, एक दफ़ा गए थे आई गेस शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था, मे बी बाय 9 सिंगल फिगर में हम गए थे। तो हम तफसील से जो है ना इस गदागर माफिया की बात करेंगे, लेकिन अब बाज़ गदागर होते हैं सिग्नल्स वगैरह पे, आई एम श्योर आप सभी का इत्तेफाक होता है इनसे मिलने का, ये सारा एक्सपीरियंस करने का। तो आपसे दोस्ती भी हो जाती है बिकॉज यू सी देम एवरी डे ऑन योर रूट, तो आपकी हेलो हाय हो रही होती है, आप एक दूसरे का हाल पता कर रहे हैं। और कुछ गदागर हैं जो हमारा शो भी रेगुलरली देखते हैं, तो वो गाड़ी देखते ही कहते हैं अब्दुल्ला भाई, ठीक है, तो वो भी सारा सीन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू अराउंड देम जिनसे अगर आप माजरत कर लें, आप उनसे कह दें कि भाई माफ़ करो, तो वो आपके शीशे पे ना ऐसे चिपक जाते हैं और बस वो शीशा ना हो तो कोरोना सारा आपके मुंह के अंदर हो। ठीक है, डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल ही फिजिकल डिस्टेंस की कोई साइंस है ही नहीं। लेकिन समटाइम्स यू वंडर, कुछ पे तो आई एम सॉरी लेकिन इंसान है, बहुत सी चीज़ें हम देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, तो थोड़ा सा शक भी होना स्टार्ट हो जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और समटाइम्स इट डजंट लुक ऑथेंटिक, तो वो आपको फिर पता थोड़ा सा चल रहा होता है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन हैं, लिटरली बाज़ ख़वातीन हैं जिनको सालों हो गए, उनकी गोद में एक ही साइज़ का बच्चा होता है, वो पता नहीं बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा चेंज होता रहता है। मैं सच बताऊं कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, कभी बहुत से औकात में मैंने वो बच्चा कभी भी जागा हुआ नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा आपने। बच्चे जागते क्यों नहीं है जो इन्होंने पता नहीं क्या होता है, उनको क्या पिलाते हैं क्या खिलाते हैं, वो बच्चे सो रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम वो बच्चा होता है और वो हमेशा
प्रेग्नेंट भी होती हैं। ये भी एक साइंस है। अच्छा, ये वो सारी बातें हैं जो हम करेंगे क्योंकि एक तफसीली खबर है हमारे पास, लेकिन ज़रा हमारे गेस्ट इंतज़ार कर रहे हैं। पहली खबर, फर्स्ट फॉरेन फंडिंग केस के दौरान स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं। रिपोर्ट में नित नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अपोजिशन को भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया है। अकाउंट्स छुपाने के साथ तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की शख्सियात से फंड्स लेने के शवाहिद भी सामने आए हैं और यही वजह है कि अपोजिशन ने हुकूमती जमात पर ज़ुबानी हमले तेज़ कर दिए हैं। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को PTI की कामयाबी करार दिया। फिर मरियम और बिलावल को सियासत में नापुख्ता होने का तंज करते हुए इलेक्शन पीपल्स पार्टी नून लीग के इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने लाने की दरख्वास्त की है। देखिए क्या कहा उनकी तरफ से गया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में ये मामला खुला और आपने देखा कि किस तरह से सुरखरू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन के अंदर ये कहा है कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी के फंडिंग जो है उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। आज मैंने ख़ानदान शरीफिया और जरदारिया के जो सपूत हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुना है कि थी। बड़ी बदकिस्मती है, अच्छा है पाकिस्तान में उनको पता नहीं है कि उनके ख़ानदानों की हुकूमत इस मुल्क में कब की ख़त्म हो चुकी है। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफ़ा दे दें, जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि देखा जाए तो रिपोर्ट PTI के खिलाफ आई है और साफ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स छुपाए गए हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से और वो कह रहे हैं जी हम तो सुरखरू हो गए। वैसे आर्ट है ये आर्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखूबी जानती है। जबकि आपको पता हो एक्चुअली ये आर्ट में हमारे माशाल्लाह सारे पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल पार्टीज नहीं पता है क्या आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चीज़ों में सबकत इसलिए ले जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि मुखालिफिन की कमजोरियों को किस तरह हाईलाइट करना है और अगर कोई बात इतनी हकीकत पर मबनी ना भी हो तो उसको इतनी दफ़ा दोहराना है कि वो आवाम को और लोगों को हकीकत लगने लगे और अपनी बड़ाई और अच्छाई किस तरह बयान करनी है और इतनी दफ़ा दोहराना है कि किस तरह जब तक वो लोग सच ना समझना शुरू हो जाएं। You're right. अच्छा, This is that every political party should learn from PTI. बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है इधर। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने दबाव डालते हुए हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, सुनिए। मिनी बजट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में हमारा पार्लियामेंटेरियंस का हड़ताल होगा किसानों के हक़ में और ये एग्रीकल्चरल क्राइसिस के ख़िलाफ़ हमारा किसान रैलीज़ डिविजनल सतह पे होंगे और जी हाँ हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 27 फरवरी मज़ार कायद से निकलेगा। जहाँ खान साहब ने पूरा मुल्क को गरीब कर दिया, जहाँ खान साहब ने मुल्क को कंगाल कर दिया। खान साहब इस मुल्क का वाहिद आदमी है, वाहिद आदमी है हमारा वज़ीर आज़म जो गरीब नहीं अमीर हुआ है। जनाब आई गेस वो टैक्स कलेक्शन जो FBR का डेटा आया उसके तनाजुर में कह रहे थे कि कहाँ 1.5-2 लाख से 98 लाख रुपए टैक्स इनका पहुंच गया है एक साल में तो ही। इनका अपना उसी तनाजुर में इनका तो कम ही है, खासा ही कम है, इनका तो बहुत ही कम है, तो इस बात पे आप ना बात करें। अच्छा जी, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उस पर तहरीक इंसाफ को जवाब तो देने पड़ेंगे और वो अपोजिशन और मीडिया को जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता ये देखना है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी ही है अब तक, तो इसी पर हम जरा बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब जरा टेक्निकलिटी समझते
हैं तो हमें आसानी होगी इनसे रहनुमाई लेने में। बहुत शुक्रिया कमर साहब। पार्टी फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी खबरें हैं। आपसे बिल्कुल बुनियादी सी बात हम ये जानना चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को किस तरह की फ़ॉरेन फंडिंग की इजाज़त है या किसी भी तरह की फ़ॉरेन फंडिंग की इजाज़त नहीं है, और ममनुआ फंडिंग, फ़ॉरेन फंडिंग, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्हें थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो गोशवारे जमा हुए हैं उसमें 32.5 करोड़ की रकम जो है वो छुपाई गई है, और साथ में ये कहा है कि 256 कंपनियां ऐसी हैं जिनके जरिए फंडिंग आती रही, लेकिन स्टेट बैंक को उन 256 कंपनियों तक रसाई नहीं दी गई। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि न्यूजीलैंड और कनाडा में अब बाकायदा बैंकिंग में जो अकाउंटेंट थे तहरीक इंसाफ के या थे या हैं उन तक हमें रसाई नहीं दी गई। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 20 से 30 लाख डॉलर जो हैं वो फॉरेनर ने भेजे हैं अपने जरिए और अपनी कंपनियों के जरिए, तो वो आ जाता है ममनुआ फंडिंग के मामले। ये जो 20 लाख से 30 लाख डॉलर जो है ये ममनुआ फंडिंग में आ जाते हैं। और जो सेक्शन 204 जो है उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कोई गैर मुल्की जो है वो सियासी जमात को गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लंच भी नहीं करवा सकता, डिनर भी नहीं दे सकता, जिसमें लिखा हुआ है 204 सेक्शन में। तो इतनी बड़ी इंतहाई अहमियत के हामिल सेक्शन 204 को देखते हुए इमरान खान साहब के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने गौर खोज नहीं किया कि जनाब ये तो बड़ी जांच पड़ताल होनी है। अभी सारी रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ गई है, तो जो फॉरेन फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत भारतीय सरकार जब्त कर लेगा। अब ये PTI के जो रहनुमा है वो ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमारी बेकायदगी बेज़ाब्ती को भारतीय सरकार जब्त कर लिया, बाकी क्लियर हो गया। अब क्लियर कैसे हो गया? अब वो जो 32.5 करोड़ और बाकी 53 बैंकों के अकाउंट तक रसाई नहीं दी गई, तो ये आ जाता है करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है हक़ाइक़ छुपाना, जो है ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। तो रकम तो जब्त होगी ही कानून के तहत, लेकिन इसके साथ हक़ाइक़ छुपाना करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़िम्मे में भी आता है। और कमर साहब जो कुछ आप जो सब कुछ बता रहे हैं और जो कुछ सामने आ रहा है बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि ये सब मसाइल ऐसे हैं जो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन इन्हें सख्ती से देखेगा? नजरअंदाज करने की गुंजाइश नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, और जब कहेगा भी हक़ाइक़ छुपाने के मामले में आपने हमारा सेक्शन 210 की खिलाफवर्जी की है तो उसके तहत वो कार्रवाई करने का मजाज है, उस पार्टी को शौकत नोटिस जारी कर सकता है। और जब पार्टी का शौकत नोटिस गैर तसल्ली बख्श हुआ तो उस पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। सेक्शन 200। अच्छा कमर साहब, लास्टली तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देने पर आए तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्टी इटसेल्फ जवाब दे है ना, हुकूमत तो नहीं है लेकिन बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सो आप ज़रा हमें ये क्लैरिटी दे दें कि क्या होगा इससे? इलेक्शन अगर जीतती है ये पार्टी दोबारा से, या अभी जो सूरत हाल है उससे, तो क्या हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है? खतरा नहीं हो गया ना, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये महसूस करेगा कि इस पार्टी ने सेक्शन 210, 209, 204 की खिलाफवर्जी कर दी है और उस पार्टी का सिंबल वापस भी लिया जा सकता है, उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी तहरीर हो सकती है। अगर पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहरीर होगी तो जितने भी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, लोकल गवर्नमेंट के जितने मेंबर हैं, बमा सेनेटर्स के, वो सारे आज़ाद करार दिए जाएंगे ना। पार्टी तो रहेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी को कायदम करार दे, लेकिन उनका सिंबल वापस लेने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद मुकम्मल इख्तियार हैं। अब इलेक्शन कमीशन में बाकायदा हियरिंग हो रही है, आप ये देख लें 7 साल से ये केस चल रहा है। इसको इलेक्शन कमीशन को किसी मामले में नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ के फैसले के बाद फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड नवाज ग्रुप के है उनके भी तमाम असासे वो है वो भी छानबीन करनी है, उनकी भी जाँच पड़ताल करनी है। अगर वो भी इसी लपेट में आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, इस नंबर 1 पे जो केस जा रहा है वो तहरीक इंसाफ पे जा रहा है, और तहरीक इंसाफ ने 18 जनवरी तक डेट मांगी है और इसके बाद डे टू डे हियरिंग हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को शदीद खतरा लाक है
उनकी पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। बड़ा ही आपने डूम्सडे सिनेरियो पेश कर दिया कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अब आई वंडर कि मामला इस हद तक आगे जाता है या इससे पहले ही क्या होता है, वो मट्टी डाल दी जाती है। मट्टी पाव वाला नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर ज़रा बात होगी ज़्यादा। एक और कुछ नाम, कुछ लोगों के जिक्र भी हो रहा है इन रिपोर्ट्स में, तो उन हवाले से भी पूछना है हमने। सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ फ़खर दुरानी ने हमें ज्वाइन किया। फ़खर दुरानी, आपसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये मुमताज़ मुस्लिम का मामला क्या है, ये कौन है? होटल की बिल्कुल, तो हम ये आपसे ज़रा इसकी बैकग्राउंड पूछना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो हमें देख भी रहे हैं। नाम तो आया है बीच में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड ज़रूर बताएं। कब से ये PTI के साथ हैं और कितनी फंडिंग कर चुके हैं पार्टी के लिए? जी, जैसा कि आपको मालूम है, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट शाये की है, उसमें PTI की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मुख्तलिफ नाम सामने आए, जिसमें से एक मुमताज़ मुस्लिम साहब का भी नाम था। मुमताज़ मुस्लिम साहब ने $25,000 पार्टी को फ़ंड दिया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके बाद हमने जब ये नाम सामने आया तो उस पर इन्वेस्टिगेट किया। उस पर पता चला कि मुमताज़ मुस्लिम साहब को अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में PTI गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है नथिया गली, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे एक लग्जरी होटल बनाने का। तो उस पे जब हमने मज़ीद भी तहकीकात की तो ये पता चला कि मुमताज़ मुस्लिम साहब को 2018 में इमरान खान साहब ने अपना स्पेशल एडवाइज़र लगाया ऑन फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स के हवाले से 2018 में। तो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप PTI के साथ और इमरान खान साहब के साथ पुराना है। तो ये तो गिव एंड टेक सिचुएशन थोड़ी सी लग रही है ना? स्पेशल एडवाइजर लगना या पार्टी में कोई ओहदा मिलना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच कैन यू कंट्रीब्यूट पर्सनली हैंड टू द पार्टी। $25,000 दे दें या बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र दे दें, वो जहांगीर तरीन साहब ने जो मुबैना तौर पर दी थी। खैर, मुबैना तौर पर क्या दी थी, खैर हम ज़रा आपसे ये भी जानना चाहेंगे फ़खर साहब के नथिया गली वाले मामले पर हुकूमत का अब ये कहना है, और जो कि दुरुस्त भी मौक़िफ़ माना जा सकता है, कि भाई बिडिंग थी, शफाफ अमल था, मुमताज़ मुस्लिम साहब की कंपनी को ठेका मिलना, उन्होंने बिड किया, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर होंगे, तो उन्हें नीलामियाँ बोली शफाफ तरीके से हासिल कर ली। क्या है इसकी डिटेल्स बोली वगैरह की? देखें, सबसे पहला क्वेश्चन इस पे राइज़ होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे शफाफियत का क्वेश्चन राइज़ होगा। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी को एक शख्स डोनेशन दे रहा है, और जब ये पार्टी हुकूमत में आती है तो उसके बाद एक लग्जरी होटल की कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी बारहा मिल चुके हैं, और 1 महीना पहले इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने से वो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन तो रेज़ होते हैं, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसके हवाले से क्वेश्चन राइज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस मामले में हुकूमती मौक़िफ़ ठीक नहीं तो फिर इखलाकी तौर पर तो तहरीक इंसाफ जवाबदेह है, तो क्या कानूनी तौर पर भी कोई मुश्किल हो सकती है, कोई क्वेश्चनिंग हो सकती है? पूरे मामले में किस कानून के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है? देखें, जो स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से है, अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस पे क्या उसके बाद इनका फ़ैसला होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये तो लीगल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लेकिन इसके हवाले से मुख्तलिफ जो कानूनी राय दी जा रही हैं वो डिफरेंट है, उस पर भी मैं कोई बहस नहीं करूँगा। लेकिन जो एक पार्टी फंडिंग के हवाले से और डोनर्स के हवाले से, ये एथिकली भी ठीक नहीं है कि आप बारहा ये अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे भी हो तो उसमें शफाफियत बरकरार रखने के लिए ख़ुद को साइड पे कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें तो हमें ये वाज़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि एक शख्स जो डोनर है पार्टी का, वो बारहा मिल भी रहा है प्राइम मिनिस्टर से भी, मुतलका चीफ़ मिनिस्टर से भी, और उसके बावजूद भी अगर इनको ठेका दिया जाता है, ये क्वेश्चन तो राइज होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर दुरानी, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़। और बेसिकली किसी कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, लेकिन इमरान खान जो अपने लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते आए हैं या करते रहे हैं, जिन पे वो बड़ा मान करते हैं और जिनकी बारहा तकरीरों में वो जिक्र करते हैं, जिनका तस्करा करते हैं, उनकी यकीनन ये खिलाफ वर्जी है। डेफिनेटली। सो ये सारा मामला है। और आप ये सोचिए कि ठीक है, इन्होंने जो भी डोनेशन दी पार्टी वगैरह को, लेकिन दिस प्रोजेक्ट इफ इट गेट्स कंप्लीटेड, देखिए बात ये है कि अगर आप ना जिक्र करें तो कोई ना पूछे, लेकिन अगर बाप बढ़ बढ़ के अपने बारे में कुछ बता रहे हो ना, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ कि हम ये हैं तो हम वो हैं,
तो फिर सवाल भी तो बनता है ना, जब बिल्कुल बरक्स आपको कोई चीज़ नज़र आ रही हो। हेंस सो मच क्वेश्चनिंग। बिल्कुल आप इस बात पे सही कह रहे थे। जब दूसरों को आप हकीर दिखाएं कि दूसरे जो हैं, दूसरे तो जो बुरे हैं ना, अब बुरों के बारे में तो बंदा क्या कहना कि बुरों से क्या पूछना, लेकिन उसके साथ साथ आप ये लोगों को यकीन दिलाएं कि वी आर अबव एवरीथिंग एंड एवरीवन, और हमसे तो बेहतर कोई है ही नहीं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका बारहा खान साहब खुद अपनी तकारीर में तस्करा करते रहे हैं, अगर कोई अपोजिशन का मामला होता है तो वो फिर मगरबी डेमोक्रेसीज की मिसाल देना शुरू कर जाते हैं। यहाँ भी ज़रा नज़रसानी करें, बिकॉज ठीक है आपके पार्टी के डोनर हैं और मे बी इन्होंने सही बिडिंग करके सारा प्रोसेस किया होगा, बट यू नो ये चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में पहले ही आवाम के सामने आनी चाहिए। अच्छा जी, गुड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आपको बताएं जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी है और जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को अरसाल कर दी गई है। जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 मेंबर्स ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की हिमायत की और जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मुताबिक आपको बता दें 4थे नंबर पर हैं और हतमी मंजूरी के बाद आयशा मलिक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज। वैसे आई एक्चुअली वंडर्ड, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमें 75 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में एक खातून जज को तैनात करने में, और अभी भी करने में का मरहला भी आपने देखा है। हाँ, उस खातून जज को यहाँ तक पहुँचने में। सो अनदर ग्लास सीलिंग ब्रोकन। कांग्रेचुलेशंस टू जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, बट दिस शुड हैव हैपेंड अ लॉन्ग टाइम बैक। एक्चुअली जब ये जिक्र स्टार्ट हुआ कॉल मी क्लूलेस और व्हाटएवर, तो ये बात एकदम से उभरी के वाकई अभी तक कोई खातून नहीं ये तो जब खबर बनना शुरू हुई थी तब भी हमें था कि भाई ये कैसे हो गया। But things are being rectified and here is one way how. बहुत सी और बातें भी करनी है, ब्रेक भी लेनी है। See you in a while. Morning. Good morning. वैसे बारिश ज़्यादा होती है या मौसम सुहाना होता है ना, भूख लग जाती है, तो मैं इन्हें कन्विंस कर, हाँ आलू के पराठे तो ठीक है, लेकिन मैं कन्विंस कर रहा था कि खिला देना, पिज़्ज़ा खिला दें। मतलब यू शुड बी फीडिंग योर सिस्टर्स, जो कि मैं हूँ और हमारी टीम में 1-2 और लड़कियाँ भी हैं, हम सारों के लिए पिज़्ज़ा। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही हम टॉपिक बदलेंगे और रात में कराची में कितनी बारिश हुई है इसका अहवाल हम आपको पहुँचाएंगे, बताएंगे। कहीं तेज़ बारिश हुई है, कहीं मॉडरेट, कहीं हल्की। सर्दी बढ़ गई है, सर्दी प्रॉब्ली और बढ़ सकती है। मुल्क भर में क्या सूरत हाल है बारिशों की, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब बताइएगा, कराची में आज सुबह तो बड़ी सुनहरी धूप से आगाज़ हुआ है दिन का, कराची की क्या सूरत हाल है और बाकी मुल्क का भी हम आपसे जानेंगे फिर। जी बहुत शुक्रिया जी। कराची पे से तो सिस्टम जो बारिश देने वाला एक सिलसिला था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और वही जैसे हम कल जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह तक रहेगा और अलबत्ता ईस्टर्न सिंध जो है वहाँ के कुछ अजला जैसे थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और ऊपर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट और सखर वगैरह वहाँ कुछ हल्की फुल्की हो सकती है दोपहर तक, वहाँ से भी ये सिलसिला निकल जाएगा। बाकी बलूचिस्तान में जो ईस्ट बलूचिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है, यानी सिब्बी, कोलू, खुशदार और ऊपर जोब और चमन कोयटा, चमन कोयटा ज़ियारत और कान में तज़ई वगैरह के एरियाज़ में तो बर्फबारी का सिलसिला रहेगा आज भी। कल जाके क्लियर होगा ये, और कल दोपहर तक बलूचिस्तान के इलाके भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी उन इलाकों में आज का पूरा दिन भी और कल का दिन भी है इसी तरह से कहीं तेज़ कहीं दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अच्छा, वापस अगर कराची की तरफ आए तो ये बताइएगा कि क्या अब ये सिलसिला बारिशों का तो ख़त्म हो गया, लेकिन सर्दी में कोई कमी होगी, सर्दी बरकरार रहेगी या ज़्यादा होगी? क्योंकि आज कहा जा रहा है कि आज रात जो होगी वो बड़ी कोल्डेस्ट नाइट जिसको कहा जा रहा है वो होगी। जी बिल्कुल, आने वाली रात से सर्दी बढ़ जाएगी। दिन में तो खैर अभी अच्छी धूप निकल आएगी तो इतनी सर्दी दिन में तो महसूस नहीं होगी, जैसे पिछले 3 दिन से तकरीबन क्लाउडी वेदर चल रहा था 3-4 दिन से तो दिन के दर्जा हरारत भी ज़्यादा नहीं जा रहा था। चलिए सर्दी बढ़ जाएगी क्विकली। लाहौर और इसके अतराफ में सब बारिश अभी चल रही है, चलती रहेगी? जी बिल्कुल चल रही है लाहौर के अतराफ में, और 36 स्पेल आने वाली शाम को या रात को लाहौर में, फैसलाबाद और गिरदोनवा में खासा तेज़ स्पेल होगा। इसी तरह इस्लामाबाद में खासी तेज़ बारिश है और ये सिलसिला वहाँ कल शाम तक है कम अज़ कम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब। अच्छा, लाहौर की आपने जिक्र किया है तो
उम्मे फरवा के पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है। लाहौर का मौसम का हाल भी बता रही है और लाहौर के लोगों का हाल भी है, और स्कूल में क्या सीन चल रहा है स्कूल्स में वो भी बता रही है। ओवर टू उम्मे फरवा। जी, लाहौर में इस वक्त मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है और चूंकि आज स्कूल का पहला दिन था मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद से, तो जिस स्कूल में इस वक्त मैं खड़ी हूँ सवाए बच्चों के यानी स्टूडेंट्स के और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये टीचर्स भी नहीं आए हुए। और सूरत हाल इस तरह की है कि इतनी तेज़ बारिश में ये बच्चे जो हैं स्कूल पहुँचे हैं और तकरीबन ये इस वक्त जो टोटल स्टूडेंट्स की यहाँ पर तादाद है वो 2000 के करीब है। और लेकिन यहाँ इस वक्त जो मेरे पास इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं इस तेज़ बारिश में, वो इस वक्त तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट्स बनते हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी तेज़ बारिश में ये कैसे आए और क्या स्कूल आने का बहुत शौक था, किस तरह से आए और बारिश में कैसे पहुंचे? बारिश में भाई मोटरसाइकिल में लेके आया था, तो पढ़ने का शौक है, इस वजह से आया इधर। आपको बारिश में आना अच्छा लगा कि बुरा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा था। तो आपको सर्दी लगी सुबह जब उठाया और जब इस तरह बारिश में आया आप? नहीं। क्या आपको सर्दी नहीं लगी? नहीं जी। बच्चे जो इस वक्त हैं स्कूल आने का इनको शौक़ इतना था कि उन्हें बारिश का एहसास भी नहीं हुआ, सर्दी का एहसास भी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने गर्म मलबूसात से और उसके साथ साथ जो टोपियां पहन के इसकी जो उनकी फैमिली है उन्होंने यहाँ पे स्कूल के अंदर भेजा हुआ है। और अभी सूरत हाल इस तरह से है कि स्कूल खाली पड़ा हुआ है और बच्चे तो आ चुके हैं इस बारिश में भी, लेकिन यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो मौजूद नहीं। जी भाई, ये मॉनिटर्ड टाइप जो बच्चे होते हैं ना, ये इनका तो चले शौक समझ आता है, ये तो पढ़ाकू ही होते हैं, बाकी क्यों आए? मैं तो इनके माँ बाप पे मेरा सवाल है। वैसे अच्छी बात है, ऑब्वियसली बारिश हो या जो भी हो रहा हो स्कूल तो जाना ही चाहिए, लेकिन चेक आउट दिस स्कूल जहाँ बच्चे पहुंचे हुए हैं, टीचरें नहीं आई। नहीं, मेरी बात सुने, इन वेदर कंडीशंस में तो ठीक है, अगर ना भी आते तो खैर थी, इतना कुछ। लेकिन बच्चों के माँ बाप खुद तो घर से निकले ना, उनको मतलब इस सूरत हाल को अवॉइड भी किया जा सकता था। जब इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है और ठंड की बारिश है और सर्दी की बारिश है, तो आप इतने छोटे बच्चों को जरा ना एक्सपोज करें इतने एक्सट्रीम वेदर में। बट टीचर्स शुड बी क्वेश्चन भाई, जो बच्चे पहुंच गए हैं तो आपका क्या रीजन था? अच्छा, एक वो भी जमाना था ना, स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ कलर के ग्लव्स भी होते थे। सो वो टोपियां देख के याद आया कि वो हमारे ग्रे या ग्रीन ग्लव्स होते थे, तो वो भी पहनते थे इन दीज वेदर कंडीशंस। और बच्चों से उम्मे फरवा पूछ रही थी ना, सर्दी लगी? 3 स्वेटर और टोपी हो गए थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कराची के गदागर माफिया पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। कराची क्या, पूरे मुल्क में, या आप अपने शहरों का अहवाल हम तक पहुंचाइए। जियो पाकिस्तान टीवी, वी विल सी यू इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और यहाँ ये बात हमने करनी थी और शुरू से हम आपको बता भी रहे हैं कि कराची में गदागरों की यलगार है और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पेशावर गदागर शहरियों को परेशान करने के लिए मौजूद ना हो। और कराची के अदालती अहातों में भी गदागरों ने डेरे जमा लिए हैं। वैसे ये बड़ा मुझे अजीब लगता है सुन के, जब मैं सुनती हूँ कि ये बड़ी प्राइवेट स्पेसेस ही हैं, इनके अंदर भी गदागर घुस चुके हैं। सिटी कोर्ट में गदागरों से तंग आकर कराची बार एसोसिएशन ने पुलिस से मदद मांग ली है। गदागरों का दाखिला बंद करने के लिए कराची बार ने SHO सिटी कोर्ट को खत भी लिख डाला है और पुलिस से कहा गया है कि अदालती अहाते से गदागरों को जो है वो बाहर निकाला जाए। इतनी ऑड जगह गदागरों की लिटरली यलगार देखी मैंने कि मैं परेशान हो गया। जैसे ये बिलावल हाउस के पास एक पासपोर्ट ऑफिस है, अब उसकी पार्किंग आप क्या तसव्वुर करेंगे? एक नॉर्मल सा पासपोर्ट ऑफिस है, इतना रश नहीं होता, उसकी पार्किंग में एक झमघटा था और एक यलगार आपकी गाड़ियों पे कर रहे थे। हर जगह ही है, कोई जगह ऐसी नहीं बची। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं नईम मेमन, सेक्रेटरी जनरल कराची बार एसोसिएशन। आपसे हम यही पूछना चाहते हैं, गदागरों का मसला अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि हमेशा होते तो थे, इतना बड़ा हो गया कि आपको पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। तो क्या बहुत तंग किया जा रहा है अदालतों में और क्या न्यूसेंस फैलाई जा रही है उधर? बहुत ज़्यादा मसला था बेगर्स का। जहाँ बैठे होते थे हम किसी क्लाइंट्स के साथ, अपने वकीलों के साथ, तो एकदम आ जाते थे और रोज़ का उनका रूटीन था। तो ये मेरे जहन में था कि जैसे ही आऊँगा सबसे पहले इस पर अमल करवाएंगे। तो पहला ही आर्डर हमने निकाला कि एंटी बेगर ये लॉ भी है इनके ख़िलाफ़, तो वो भी उसके तहत इनको गिरफ़्तार किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाती है, कानूनी कार्रवाई होती है। तो SHO जो हमारे हैं जुरिस्डिक्शन के सिटी कोर्ट के, उनको हमने कहा कि ये आ रहे हैं दर गेट्स पे, 3 एंट्री गेट्स हैं कराची बार एसोसिएशन के लिए, तो वहाँ पे पुलिस वाले तैनात होते हैं। उन्हीं का काम है कि वो इनको अंदर आने की इजाज़त क्यों देते हैं।
जब उनके ऊपर ज़ोर डाला तो अब जाके उनका आना कम हुआ है। असल चीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म करने का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जिससे पता चले कि हाँ अदालतों में नईम साहब लोग आते हैं, लिटिगेंट्स और वकला। नईम साहब, आप लोगों ने अपने लिए तो सोच लिया, आप ये बाकी शहर भी, आप शहरी भी हैं, हम जो आम शहरी हैं उन लोगों के लिए भी सोचें, उसके लिए कोई कानूनी चाराजोई हमें बताइए, कोई मशवरा दें, कोई प्रेशर डालें, कुछ करें सर। इसके लिए हमने अपने तौर पर कोशिश की है, हम हुकाम से भी कहेंगे कि इस चीज़ को आप जो है रखें नज़र में, इन गदागरों को इनको रोज़गार मुहैया करें और अगर रोज़गार होगा तो इस तरफ नहीं आएंगे। तो हमारा एक रिक्वेस्ट भी है पूरे के पूरे जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो बैठे हैं हुक्मरान, उनसे कि एक ऐसा लाया अमल तैयार करें कि ये गदागिरी वाले जो ये भीख मांगने वाले हैं इनसे हमें मुस्तकिल छुटकारा मिले और ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। और उसके अलावा इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लोग छोटे बच्चों को इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे, आप अगर गुलशन से जाएं तो वहाँ पे आप देखें उनके हाथ में बोरी होती है एक, और वो खड़े होते हैं, भीख मांगते हैं, उनके ज़रूर लुक आफ्टर करने वाले, उनको वॉच करने वाले बैठे होते हैं, उनको पकड़ें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये क्राइम है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये मसले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हमने अपना रोल प्ले किया है, अब हुकाम का भी ये फ़र्ज़ है कि अपना फ़र्ज़ पूरा करें। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मेमन साहब हमसे बात कर रहे थे। जल्दी से आपको एक और ख़बर का अपडेट दे दें कि आपको हमने बताया था नोवाक जोकोविच जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर चूंकि वो एंटी वैक्स है और उन्होंने वैक्सीनेट नहीं कराया हुआ तो उनको एंट्री नहीं मिली, वीज़ा कैंसिल हो गया। तो अब जी ये पता चला है कि इस केस में आर्जी रिलीफ मिल गया है। अच्छा, ये क्यों मिल रहा है वैसे? बिल्कुल आर्जी रिलीफ मिल गया है और ऑस्ट्रेलियन अदालत ने जोकोविच को पीर से पहले बेदखल ना करने का हुक्म दे दिया है और बेदखली के खिलाफ अपील की हतमी समाअत जुमेरात को होगी। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है ना अभी चल रहा है। उसके लॉयर्स ने अपील किया हुआ है कि नो आई विल। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए बुध को मेलबर्न पहुंचे थे और वैक्सीनेशन के इस्तिस्ना के तनाज़े पर जोकोविच का वीज़ा मनसूख करके उन्हें हुकूमत की निगरानी में रखा गया है, जो एक सरकारी फैसिलिटी होती है, एक नॉर्मल क्वारंटीन होटल टाइप ही इसे कह लें, जिसकी कंडीशन कोई आई एम श्योर जिसके ये आदी होंगे बीइंग अ सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड। ही कुड हैव सेट एन एग्जांपल फॉर गेटिंग वैक्सीनेटेड और ये इतनी बड़ी मुहिम एंटी वैक्सीन मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल ही आना का मसला, अब जब इतना बड़ा ये तनाज़ा हो गया है अब तो पता नहीं क्या होगा। इट डजंट मेक सेंस। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि व्हाइल दिस इज हैपनिंग कि दुनिया में किस तरह कोविड मजीद दोबारा से ये जो 5th व्हाटएवर लहर यू वांट टू कॉल इट हो रहा है। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 6.5 लाख केसेस, 24 घंटे में 6.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 1,80,000, इतना सा बरतानिया तो जरा केसेस आप चेक करें। फ्रांस में 2,60,000, इटली में 2,20,000, मतलब लाखों की बात है। वैसे मेरे जहन में एक ऐसे ही सिनेरियो आ रहा है कि नोवाक जोकोविच वहीं ऑस्ट्रेलिया में फैसला करें कि भाई वैक्सीन लगवाऊंगा तो कितनी एग्जांपल जबरदस्त सेट होगी लोगों को। He's not going to do it, वो तो अपील कर रहे हैं अगेंस्ट इट। खैर, we're going to see you in the next hour. Good morning, stay with us. वेलकम बैक। अच्छा जी, किसी का जी हमें ट्वीट आया है और उनका ये कहना है कि आपने कराची के बारिश के बाद जो हाल होता है वो तो दिखा दिया और बहुत बुरा दिखाया, लेकिन लाहौर में भी गली मोहल्लों में बहुत बुरा हाल होता है। हमने सारों का जिक्र नहीं, हमने तो कहा है कि कराची में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है बारिश के बाद। कराची में मुख्तलिफ मकामात पे मैंने कहीं पानी खड़ा हुआ नहीं देखा अपने पूरे रास्ते में, जहाँ पे देखा वहाँ पे अमला मौजूद था और पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। तो कराची में बेहतर इंतजाम इस दफा बारिश के बाद देखने को आया है। और लाहौर में भी ये माल रोड वगैरह के मनाजिर तो आपको पता है, यहाँ से तो पानी निकल ही जाता है, मगर जिस जगह से नहीं पानी निकलता गड़ी लक्ष्मी चौक कभी, हाँ लक्ष्मी चौक पूरा उधेड़ के दोबारा बना दिया। We have lived it, so we know, तो लिहाजा हम बड़ा इक्वली ये स्टेशन के अतराफ के इलाके बहुत यहाँ पानी खड़ा होता है लाहौर में। सो आई वंडर कि अब भी वो सूरत हाल है, मे बी उससे शायद आपको ये लगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जहाँ बुरा हाल होता है वहाँ हर जगह ही वो बुरा हाल होता है। अच्छा जी, ये आप किसी को सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा था, मैं एक्चुअली हेडलाइन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, नो प्रॉमिसेस।
सिंध के जी नए बल्दियाती कवानीन और कराची के मसाइल पर अपोजिशन एक पेज पर आ गई है। ये हमारी टॉप स्टोरी है और इसी से हम बात शुरू करेंगे। PTI, MQM और GDA बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज और धरने पर गौर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कराची की पार्लिमानी सियासत से बाहर जमातें कराची के मसाइल पर ज़्यादा सरगर्म नजर आ रही हैं। जमात इस्लामी ने, आपको पता ही है कि बारिशों और सर्दी के बावजूद 8 रोज से सिंध असेंबली के बाहर धरना दे रखा है और PSP ने सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और इससे पहले वो सदर नून लीग शहबाज शरीफ से भी राब्ते कर चुके हैं। मकसद एक ही है, उन्होंने कहा जनाब, और कराची के मसाइल पर सिंध हुकूमत को दबाव में लाया जाए। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को पीपल्स पार्टी से क्या शिकायत हैं, ये भी आप सुनिए। सिंध का लोकल इशू जो लोकल नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी का मसला है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में। रात में वजीर आला सिंध को कोई ख्वाब आया कि उसने लोकल गवर्नमेंट के कानून में कोई चेंज करना है। वो सुबह उठ के सिर्फ एक सिंपल नोटिफिकेशन के जरिए उसको किसी चीज को भी चाहे डिलीट कर दे, किसी भी चीज को चाहे वो ऐड कर दे। अभी जो 2021 का लोकल गवर्नमेंट बिल आया है, उसमें उन्होंने वो पूरा इलेक्शन कमीशन को ही ओमिट कर दिया। पहले पाकिस्तान निकाला, फिर अब इलेक्शन कमीशन ही निकाल दिया। दैट मीन्स ये कि पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट के लिए सिंध में अपना इलेक्शन कमीशन बनाएगी। आज तक पाकिस्तान में अब MQM के बंटवारे के बाद कराची में सियासत में तहरीक इंसाफ की अपनी जगह बनाई, लेकिन PTI मुतासर कुछ कारकर्दगी कराची वाले कहते हैं, समझते हैं नाकाम रही है दिखाने में। इस वक्त पाक सरज़मीन पार्टी जमात इस्लामी कराची के लिए आवाज़ उठाने में सबसे आगे हैं। कल हम जमात इस्लामी के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जब बात कर रहे थे तो सईद गनी साहब ने तो जमात इस्लामी को धरने को उनका जमहूरी हक करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और कराची में जो खला मौजूद है उसको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी खासे मुतहर्रिक एक दफ़ा फिर से दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चेयरमैन PSP हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। अब हमने जमात इस्लामी के एतराज़ात भी सुन लिए, वो ये जो नए बल्दियाती क़वानीन हैं इनके खिलाफ धरना भी दिए बैठे हैं और सर्टनली उसका भी कोई हल होना चाहिए, हल निकलना चाहिए गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ही। लेकिन आपको भी एतराज़ है, आपको बुनियादी एतराज़ क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसिर है कि जनाब इख्तियारात में कोई कमी नहीं की गई है और अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो बैठें, बात करें, कर लेते हैं सेटल मामला। जी, ये पूरा ये जो लोकल गवर्नमेंट का नया बिल आया है, इस तमाम पे ही हर शिक पे एतराज़ है। बेसिकली उन्होंने तमाम पावर्स को जो पहले ही कम कर दी गई थी 2013 में, तकरीबन 80% जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने ले लिए थे। अब्दुल्ला, इन्होंने 2021 में तो बिल्कुल सब कुछ ही ले लिया है जो कि पेरेंट डिपार्टमेंट्स से बाय बर्थ सिटी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और स्कूल का सारा निज़ाम था, वो सब कुछ उन्होंने वापस ले लिया। फिर उन्होंने ये जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने तो इख्तियारात दिए हैं, बेसिकली ये कैमोफ्लेज है, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये किस बात को कह रहे हैं कि हमने तो वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन मेयर को मुंतखब लगा दिया उसमें नए कानून में। वाइस चेयरमैन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन जो है वो वजीर आला लगाएंगे, नीचे MD वजीर आला लगाएंगे। तो आपने एक वाइस चेयरमैन का ओहदा देकर उसको जो है वो सिर्फ कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, उसमें कानून में कोई वाइस चेयरमैन की कोई जो है जगह नहीं है। फिर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इमेजिन करेंगे जमहूरियत का की ये बात करते हैं, कचरे का इंचार्ज वजीर आला है, पानी और सेवरेज का इंचार्ज वजीर आला है। फिर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, इन्होंने पहले 2013 का जो ऑर्डिनेंस था उसके 2 महीने के बाद एक अमेंडमेंट कर दी अपने लाए हुए ऑर्डिनेंस में 2013 में, और उसमें ही कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां लिखा हुआ है देखिए आर्टिकल 140A का सेक्शन B है ये, जहां पर पाकिस्तान में सारे इलेक्शंस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है आइन में। इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने 2013 में पहले पाकिस्तान लफ्ज निकाला, सिर्फ इलेक्शन कमीशन रहने दिया। अब 2021 में उन्होंने उस तमाम पूरे उस शिक को ही खत्म कर दिया और अब इसका मतलब ये है कि अब पीपल्स पार्टी अपने सरकारी अफसरान पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए अपना इलेक्शन। तो मुस्तफा साहब, जब आपको एक तवील फहरिस्त है आपके पास एतराज़ात की जिन पे बात हो सकती है अपेरेंटली, तो आप यहाँ पे तो बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करते हैं, आप लोग ज्वाइन करें, फिर जमात इस्लामी को इस धरने में शरीक हो सकते हैं या अपना अलग से एहतजाजी कैंप कोई लगा सकते हैं, कोई इस किस्म का इरादा है? अब्दुल्ला साहब, मैं पिछले 1.5 माह से हम 6 एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं।
जमात इस्लामी के दफ्तर में खुद चल के जा चुका हूँ। मेरी सिराजुल हक साहब से बात हुई, फिर मैं नईम उर रहमान साहब के पास, पहले हमारा वक्त गया, फिर उसके बाद मैं खुद गया। और अब से, अभी चूंकि मैं नहीं हूं कराची में, अब से 3 दिन पहले हमारी सेंट्रल कैबिनेट के अरशद वोरा साहब, जनाब शबीर कायम खानी साहब और शमशाद सिद्दीकी साहब, ये सेंट्रल कैबिनेट की हमारी टीम है, ये जमात इस्लामी के कैंप पे जा चुकी है। और जब मैं कराची आया तो मैं खुद जमात इस्लामी के कैंप पे जाऊंगा। इस वाली बात पर कोई सियासत नहीं है। ये नहीं तो आप अपने कारकुनों के साथ ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप इस धरने का हिस्सा बन जाएं, ऐसा अभी आपने नहीं सोचा? जी, दिस कुड आल्सो बी पॉसिबिलिटी। अच्छा। लेकिन हमने अपने अभी इतवार वाले दिन, लास्ट जो संडे गुजरा है, उस संडे को हमने अपना एक वर्कर इजलास किया भरपूर कराची का, और हमने उसमें डेट दी कि 30 जनवरी को हमने तिब्बत सेंटर पे अपने कराची के लोगों को आवाज लगाई है, और वहां से हम वजीर आला हाउस जाएंगे। क्योंकि हमारे छोटे इन धरनों से डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पीपल्स पार्टी नहीं सुन रही, नहीं बात मान रही, और वो कोई इसके ऊपर उनको, इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रॉब्ली यू कुड जॉइन जमात इस्लामी का धरना। जी, गनी साहब से बड़ी डिटेल में बात हुई, कल वो हमारे शो पे थे, और उनका भी ये कहना था कि 1.5 साल ही रह गए इलेक्शन में, और आज जो इस वक्त पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं वो अपने जाती मफादात के लिए ये कर रही हैं, उनके अपने हिडन एजेंडा, पॉलिटिकल ऑब्वियसली वैक्यूम को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो इस वाली बात में कोई सदाकत नहीं है अगर वो ये कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, इससे जो है तवज्जो हटाने वाली बात है। कोई पॉलिटिकल वैक्यूम, कोई सियासत इसके ऊपर नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि अगर ये वाला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, इनका ये कानून राह चला, तो मैं कहता हूं फिर पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आप क्या हुकूक की बात करेंगे जब आप अपने शहर के लोगों को पानी और सेवरेज की जिम्मेदारी उनके पास नहीं होगी। और इससे मैं बताऊं, देखिए कराची में जो अभी बेचैनी है, कराची में जो महरूमी है, 2.5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं 13 सालों में। एक आदमी जो है वो शहरी सिंध का नहीं है। कोटे पे भी ये कोटा नहीं दे रहे, अपने शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर ये नौकरियां दे रहे हैं। 13 सालों में इन्होंने एक स्कूल नहीं दिया। 13 सालों में 2300 अरब रुपए, ये खुद बताते हैं कि इन्होंने 2300 अरब रुपए खर्च किए हैं एजुकेशन पे, और एक भी 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अभी आपकी टीवी की, आपकी चैनल्स की रिपोर्ट है, 4900 गोस्ट स्कूल जो है अब बंद किए उन्होंने जाकर। तो ये अच्छा, मुस्तफा साहब, ये सारे आपको एतराज़ात हैं, और आपने कहा आपने छोटे छोटे एहतजाज करके देख लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब 30 को आपने बड़ी कॉल दी है, लेट्स सी उसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक इम्पैक्ट हो सकता है अगर यकजा एक आवाज़ सामने आए। अब फॉर इंस्टेंस कल आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरी होगी डेवलपमेंट, MQM हकीकी का वक्त जो है वो 30 साल बाद ऑलमोस्ट कोई बहादराबाद गया, और अगर 30 साल की जो कुदूरतें हैं वो दूर होने की कोशिश हो सकती है, तो फिर 3 साल का तो बड़ा कम अरसा होता है सर। कोई है ऐसा चांस के एक तो उनकी इस डेवलपमेंट पे आपकी क्या राय है, और मे बी आप भी कभी चक्कर लगाएं और सब मिलके बैठ के बात करें? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इसमें आना नहीं है। मैं अपनी ये बात आप जो कह रहे हैं, आज से 20 दिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका हूं कि कराची के इस मसले पे कोई भी, हमारे सारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, रहेंगे। हम जो बोलते थे बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। इस वाले इशू पे कोई भी प्रैक्टिकल काम करता हुआ नजर आएगा, पाक सरजमीन पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद सियासत रह नहीं जाती। अगर ये पीपल्स पार्टी को ये करने दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर केओस है, फिर यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मेरी लेकिन उनका रवैया, अगर उन्होंने अभी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उन्होंने वो उनके लोग आकर कहते हैं कि वो PSP को तो सियासी जमात ही नहीं मानते, तो इस किस्म के ये बातें, तो डेफिनेटली हम एक सियासी पार्टी हैं। मैंने सबके पास, सबके दरवाजे खटखटाए हैं। आपने खुद अपनी बात में जिक्र किया कि मैं तो सबके पास गया हूं। मैं यहाँ फजलुर रहमान साहब से मिला हूं, मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की है, मैं हमारा वक्त जो PTI के गवर्नर के पास चला गया, और हम सबसे ये बात करें, जमात इस्लामी के ऑफिस में खुद चला गया, हम सबसे ये बात कर रहे हैं कि इस मसले पे सर, इस मसले के अलावा भी क्या आप समझते हैं अगर MQM हकीकी और MQM पाकिस्तान में बात हो सकती है, तो फिर MQM हकीकी, MQM पाकिस्तान और PSP जो तीनों बेसिकली MQM के ही फैक्शंस हैं, लेटर ऑन निकली हुई जमातें हैं, वो भी दोबारा से यक आवाज़ हो सकती हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो सकती हैं, या इकट्ठे इलेक्शन में भी लड़ सकती हैं? ये कराची की बात हम कर रहे हैं, कराची के अवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका एक एथनिक एजेंडा है और नजरिया है आज भी
मैं एथनिक पॉलिटिक नहीं कर रहा, और मैं जो है वो समझता हूँ कि एथनिक सियासी मुहाजिर नाम पर सियासत करना मेरी अपनी कौम मुहाजिर के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबीज रहते हैं। अगर मैं सिर्फ मुहाजिर नाम की सियासत करूंगा तो मैं अपनी कौम को उनको दुश्मन बनाऊंगा। ये हमारा तो फिर अगर जमात इस्लामी के धरने में कहीं ये बैनर नजर आता है कि गैर मकामी लोगों का कब्जा नामंजूर, तो ये तो एथनिक बातें हैं, ये तो नहीं ठीक है। जी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। गैर मुकामी और मुकामी की बात नहीं है, बात है पीपल्स पार्टी की और उसके जुल्म की, और हमें इसी पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा, लास्टली मुस्तफा साहब, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास खबरें तो हैं कि आप पे बड़ा प्रेशर था एक बड़ी सियासी जमात से मर्जर करने का, ये आप हमें बता दें, लेकिन आपने उस प्रेशर को ज़रा टैकल भी कर लिया और बड़ी खुश उसलूबी से टैकल किया, तो कुछ उस पर रोशनी डाल ही दें, मैं तो कहता हूँ आज। जी हम पर तो इन 5 साल 6 साल हो जाएंगे हमें मार्च में। हमने 6 सालों में प्रेशर ही प्रेशर जो है वो सहकर अब जो है वो हम लोग कुंदन हो गए। तो यस, आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास सही इतला पहुंची है, लेकिन तो काफी पहले की बात है, तकरीबन इस वाली बात को भी 8, 9, 10 महीने पुरानी बात है ये। तो हाँ, 1 साल तक तकरीबन ये वाली बात रही, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात सही साबित हुई और हमने कन्विंस कर दिया कि नहीं, ऐसा ना करें और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात में कर सकता हूँ। चलें, आप इतनी बात करते हैं, इतनी बात में भी है, बहुत बात हो गई है। चल, थैंक यू आपका मुस्तफा कमाल साहब। अच्छा जी, एक बात, क्योंकि हमने इससे पहले जब हम कोविड की बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे, दुनिया का एक अहवाल आपको दे रहे थे कि कितने केसेस फ्रांस में हैं, तो ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, तो बात यहाँ आ जाती है जब लाखों में केसेस सामने आ रहे होते हैं ना, तो टेस्टिंग भी लाखों में हो रही होती है। तो यहाँ मेरे पास कुछ नंबर्स हैं दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। पूरे मुल्क में जो टेस्टिंग हुई है कोविड की, जिसकी वजह से हम आपको पूरे अपने प्रेजेंट फिगर्स दे रहे हैं, वो है 51,000 टेस्ट हुए हैं पूरे 20 करोड़ की आबादी वाले में। अंदाज़ा आप कर लें। और साथ सिर्फ कराची की अगर बात करें तो 6,340 टेस्ट हुए हैं कराची में, जिसमें से आपको बता दें कि नए केसेस जो आए हैं वो 650 हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कराची। तो लिहाजा जितनी टेस्टिंग होगी उतना आपको एक्यूरेट फिगर मिलेगा। और इतना महंगा है ये PCR टेस्ट, इतना महंगा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करें, और जो आई वंडर कि सरकारी अस्पतालों में फ्री फैसिलिटी होगी नहीं होगी, और क्या उसमें लाइनें लगती हैं और नहीं लग रही हैं, बट it is ridiculously expensive। और उसमें आपको ये भी बता दें कि आप मतलब इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि 6,340 टेस्ट सिर्फ कराची में हुए हैं, 650 पॉजिटिव हैं, 10.25% पॉजिटिविटी रेट आपके सामने ऑलरेडी आ गया है। तो अंदाज़ा करें, अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा टेस्टिंग करें, तो आपको एक एक्यूरेट फिगर मिलेगा। जब एक्यूरेट फिगर मिलेगा तो उसको टैकल करने में आपको ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्म्ड आपकी डिसीजंस ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये एक दफ़ा हम फिर कहेंगे कि अगर तो ये लहर, 5वीं लहर जिसको कहा जा रहा है, ये बढ़ ही रही है और नंबर्स आर गोइंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ज़रा टेस्टिंग भी बढ़ा दी। वैसे पता है क्या, ये जो सर्दी की छुट्टियां हैं ना, या तो ये बढ़ा देनी चाहिए थी या फिर ये थोड़ा लेट करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जनवरी का 1st और 2nd वीक आपने देखा ही है, 14 अक्टूबर के बाद इतने ज्यादा केसेस अब सामने आ रहे हैं, लाइक लिटरली 3 महीने। तो लिहाजा हुकूमत को हम कहेंगे टेस्टिंग बढ़ा दें, और आवाम को हम कहेंगे एहतियात करें, प्लीज मास्क वगैरह पहने। दोबारा से थोड़ी देर की बात है, जरा दोबारा से करना शुरू कर दें और इंशाल्लाह देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट। सी यू इन अ व्हाइल। मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा जी, कोरोना की 5वीं लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। व्हाट आर वी डूइंग? क्या हमारी प्लानिंग है? आरिफ अलवी को दूसरी बार बाय द वे कोविड हो चुका है, और इस पे हम बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपसे हम तभी से राब्ते में हैं, लिटरली 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से वबा आई है। अब बताइए कि पाकिस्तान में कोरोना से बड़ी तेज़ी से ये वाला जो वेरिएंट है फैल रहा है, आदाद व शुमार बड़े परेशान कुन हैं। आप लोगों की क्या असेसमेंट है जो आप तक डेटा पहुंच रहा है उस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस है और बिल्कुल परेशान कुन है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेशियो जो था वो 1% से भी कम था, और आज के दिन में कराची के अंदर जो है वो 9% से भी ऊपर चला गया है। इसी तरह लाहौर में भी 4% से ऊपर चला गया है, और
इसके बाद मीरपुर वगैरह और बाकी तमाम शहरों में भी इसमें हम राइज देख रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि दिनों के अंदर यानी एक दिन में ऑलमोस्ट फिगर्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं। तो बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल है और मैं समझती हूँ कि अवाम को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है उसको सख्ती से उसको अपना पाबंद करना चाहिए। बिल्कुल, अवाम को भी सख्ती से कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स हुकूमत की तरफ से भी होने चाहिए कोरोना से बचाव और दूसरों को महफूज रखने के लिए। SOPs और वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है इस पर तो ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी है। मसला ये है कई लोग अब भी इसे संजीदा नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल टेनिस स्टार्स को वैक्सीनेशन के बगैर मुल्क नहीं आने देता। मतलब ये इतनी बड़ी अब एक एग्जाम्पल बन गया है कि मे भी हमें भी थोड़ा सा कुछ फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी सख्ती क्यों नहीं हो सकती कि कुछ डिस्पाइट कहाँ से लोग आ रहे हैं, इफ़ दे आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन, नॉट वैक्सीनेटेड, तो उनको ना आने दिया जाए। देखें जी, बिल्कुल हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम इक़दाम ले रही है, मगर ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक जैसे कराची में जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं उनका अगर डाटा आज सर्वे किया गया तो 80% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। तो इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन की अहमियत, के वैक्सीनेशन के बाद आपके चांसेस सीरियस डिजीज़ के बहुत कम हो जाते हैं। हुकूमत सख्ती कर रही है। किसी भी फ़्लाइट, कोई फ़्लाइट जो पाकिस्तान में लैंड करती है उस वक्त तक मुसाफिरों को जहाज़ पे चढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती जब तक इनके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना हो, कोविड नेगेटिव का PCR टेस्ट ना हो, और वंस वो फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड करती है तो यहाँ पे दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और जो C कैटेगरी के ममालिक हैं उनके लिए लाजमी क्वारंटीन जो है वो करार दे दिया गया है, चाहे उनका टेस्ट नेगेटिव भी हो। तो हुकूमत बिल्कुल सख्त इक़दाम कर रही है और आप कोई पब्लिक प्लेस जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई होटल हो या कुछ हो, जब तक आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक फुटनोट बीच में हम ये डाल दें कि बहुत से मुल्कों से फ्लाइट्स आ रही हैं और उनके एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहे। वेयर पाकिस्तान को उन मुल्कों ने भी डाला हुआ है अपनी उस लिस्ट में जहाँ से इतने हमारे पैसेंजर्स का आना जाना भी नहीं है, जैसे कि हांगकांग ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया है। अच्छा, अब लॉकडाउन की बात तो प्रॉब्ली डॉक्टर साहब कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन गुज़श्ता दिनों से SOPs वगैरह भी आपको पता ही है कहाँ अमल हो रहा है। शादियाँ उसी तरह चल रही हैं, दावतें उसी तरह चल रही हैं। कुछ पाबंदियों के बारे में सोचा है या अभी देखना है, वेट एंड सी वाली पॉलिसी है? बिल्कुल जी, हुकूमत जो है इस वक्त बहुत विजिलेंट है और NCOC जो है वो डेली बेसिस के ऊपर सारा डेटा को सर्वे कर रही है, ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस वक्त पाकिस्तान में जितने केसेस हैं उसका 80% लोड जो है वो कराची का है। तो कराची में बिल्कुल मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है और हुकूमत हर किस्म की ऑप्शंस के ऊपर गौर भी कर रही है। पिछले दिनों चूँकि हमारा ये वेव से पहले, ये 5th वेव शुरू होने से पहले पॉजिटिविटी रेशियो बहुत नीचे आ गया था, इसलिए हुकूमत ने रिलैक्सेशंस दी थी, स्कूल भी खुल गए थे, ट्रांसपोर्ट भी 100% के साथ इजाज़त दे दी गई थी। मगर मैं समझती हूँ कि अगर आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी इसी तरह के ट्रेंड देखे गए तो मज़ीद इक़दाम किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी PSL का जो आगाज़ होने वाला है एंड ऑफ दिस मंथ ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें पहले कहा जा रहा था कि 100% कैपेसिटी पे हम स्पेक्टेटर्स वगैरह खोल देंगे। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रीविजिटेड बिकॉज कराची का तो हाल ही इतना ख़राब है, जिस तरह के डॉक्टर साहब बताती हैं 80% ऑफ ऑल फ्रेश केसेस आर फ्रॉम दिस सिटी। प्लीज वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को और याद करें वो वक्त 2 साल पहले जब इतना मुश्किल था, किसी को कुछ नहीं पता था कोविड का और हम इंतजार में थे कि कोई तो दवा आ जाए, कोई वैक्सीनेशन इस किस्म की चीज़ आ जाए, हम सारे करवा लें। अब आ गई है तो करवा नहीं रहे, तो प्लीज़ करवाएं। अच्छा जी, हाउसवाइफ्स खास तौर पर प्लीज़ कराइए। सबसे ज़्यादा उन्हीं की शरह आई है जो कि घर में ख़वातीन रहती हैं, वो नहीं है वैक्सीनेटेड। ब्रेक के बाद मिलिए। भाई हमें we just came across a singer मैमूना साजिद on a social media account और क्या ज़बरदस्त आवाज़ है और हम ढूंढ रहे हैं। आई couldn't find her Instagram जहाँ से हम रब्ता करें और उनको इस शो पे दावत दें, बट ज़बरदस्त वंडरफुल। अच्छा एशेस में आपको बताएं मेरा बुरा हाल है, कुछ आपको इसलिए दिखाना है बिकॉज अगर कोई आपसे ऑटोग्राफ ले तो क्या तरीके होते हैं ऑटोग्राफ देने के। वैसे तो अब्दुल्ला आपसे तो कोई ऑटोग्राफ लेता नहीं होगा, लेकिन देयर आर मेनी वेज। नहीं, मैं ऑटोग्राफ वाले ज़माने में नहीं हूँ ना, मैं सेल्फी वाले में हूँ। सेल्फी तो कोई नज़दीक नहीं भटकता, बट एनीवे इंग्लैंड के जी आपसे लिए होंगे लोगों ने
हैं लेकिन ऑटोग्राफ नहीं, मुझसे तो डर जाते हैं ना इस पर सेल्फी भी लेते हुए, तो मेरे नज़दीक कोई नहीं आता। लोग सलाम करने से डर जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, आई डोंट नो व्हाई दो, बट एनीवे आगे चले, दिखाना हमने कुछ और है, बातें कहीं और ले गया है अब्दुल्ला। तो जी ये इस पे ना जैक लीच, इन्होंने एक शानदार तरीके से जी ऑटोग्राफ दिया एशेज सीरीज़ के चौथे टेस्ट के दौरान, और ये हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब लोगों की भी ख्वाहिशात देखें ना कि क्या क्या होती हैं। तो ये किसी की टिंड पे, कहाँ टिंड पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ये टिंड है और वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं, और ये हो गया एक ऑटोग्राफ। लेकिन हमेशा किसी ऐसी चीज पे लेने चाहिए जिससे आप प्रिजर्व कर सकें। और आपको क्या लगता है इसने टिंड धोनी थी? टिंड कभी ना कभी तो धोएगा ही ना। उसके बाद तस्वीर ले ली ना प्रिजर्व, तो ये सारा मोमेंट ही हो गया। हाँ, वीडियो बन गई इसकी। और उसके बाद ये स्टेडियम में लाइव रिपीट करके दिखाया भी गया था। बड़े तरीके होते हैं टू बी वायरल एंड स्टफ। तो ये इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, स्मार्ट। ओके, मेरी बात होगी, अब मैं पानी पीऊँ। पानी पिए आप। और ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा हमने आपको क्या दिखाना है, उस्मान ख्वाजा की जनाब। वैसे मुझे लगता है कोई आईना है, ये तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह PSL में, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज बोर्न इन इस्लामाबाद। और ना वो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब सेंचुरी बनाई तो बेहतरीन किस्म की सेंचुरी भी थी, और साथ ही इनकी जो फैमिली थी वो भी स्टेडियम में मौजूद थी, और इनकी अहलिया और इनकी बड़ी क्यूट प्यारी बेटी है ये। और क्या आप कह रही हैं कि बेगम भी? हाँ, बहुत ही खूब, कुछ शक्ल है बेगम भी, वेरी नाइस। कुछ शक्ल है बेगम भी, खूब वायरल हो रहा है इनका। अच्छा, ये अगली खबर भी मैंने बतानी थी कि मुझे खांसी आ रही है। अच्छा चलें, इसलिए मैं बताता हूँ, और वैसे मैं ही बताता हूँ मैं ही बताता हूँ। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से नौजवानों को नई खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, नौजवान ज़रा अट्रैक्टिव हो जाए, और कि पंजाब में सिविल सर्विस के इम्तहानात और मुलाजमतों के लिए उम्र में खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया गया है। PMS इम्तहान में हिस्सा लेने और मुलाजमतों के लिए भर्ती उम्मीदवारों की उम्र में 2 साल की रियायत मिलेगी। फैसले पर पंजाब काबीना से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 साल की रियायत को नौजवानों का इसको हक करार दिया है। और फैसले से उन्होंने कहा जी हज़ारों नौजवानों को PMS के इम्तिहान में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बाकी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। हसान, आप बताइएगा हमें कि PMS इम्तहानात और मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की उम्र में रियायत का ऐलान किया गया है, हमने खबर दी है। तो इस रियायत की ज़रूरत किस तरह महसूस हुई और क्या फ़ायदा होगा इससे, ज़रा बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ये जो एज रिलैक्सेशन दिया ये वन टाइम है, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। आपको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना कोविड की वजह से जो मुश्किलात लोगों को पेश आई, उससे बहुत सारे लोग जो थे वो नौकरी के हसूल के लिए अप्लाई नहीं कर सके, वो इम्तिहान के लिए अपेयर नहीं हो सके। कुछ लोगों के घरों में बीमारी थी, कुछ लोगों के नियर एंड डियर वंस जो है वो ज़ाहिर है कि इस बीमारी का शिकार बन गए। कुछ लोगों को रोज़गार के मौक़े जो हासिल करने में मुश्किलात थी, या घर में कोई और मुश्किलात थी। तो इससे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी एज लिमिट जो थी वो अचीव हो गई, और वो अब इन नौकरियों के लिए इनएलिजिबल हो गए। इन तमाम लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने यह फ़ैसला किया कि उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए इनको एक दफ़ा ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए, और 2 साल की रिलैक्सेशन इसीलिए इनको दी गई है ताकि ये लोग अब उन नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाएं जिनके लिए वो इनएलिजिबल हो चुके थे। और मैं समझता हूँ कि इस रिलैक्सेशन से लाखों लोग जो हैं वो इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। अच्छी रीज़न भी आपने बताई है, और ये फ़ैसला तो सर्टनली खुशाइंदा है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बताइए आसान साहब, एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी वाला मसला हमारा है, और बहुत बड़ा भी है बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग। जो मौशी हालात हैं, बड़ी डाउन साइजिंग भी की है कंपनियों ने। एक ये रियायत तो आपने दे दी, लेकिन इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का कोई प्लान है जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे गौर हो? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का विजन ये है कि हमने 2 तरह से इस पर जाना है। एक तरफ हमने सरकारी नौकरियां क्रिएट करनी है, वो जगह जो खाली पड़ी हुई थी उनको हमने भरना है, क्योंकि उनके खाली होने की वजह से एक तरफ तो लोग नौकरियों से महरूम थे, और दूसरी तरफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही थी। तो ये जो खाली पोजीशनें थी इनके अगेंस्ट वज़ीर आला ने फ़ौरन हुक्म दिया है कि रिक्रूटमेंट की जाए, और 1 लाख नौकरियों का जो पैकेज है उसका ऐलान किया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला का जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका तरीका ये है कि हमने ऐसी पॉलिसियाँ लेके आनी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रमोट हो, इन्वेस्टर्स आएँ, नई सरमायाकारी करें, कारखाने लगाएं, और उनसे भी नौकरियां जनरेट हों। और इस सिलसिले में हमारा जो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड है, हमारा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है, हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, वो इसमें बड़ा काबिल कदर काम कर रहे हैं।
और इसी तरह हम नौजवानों के ऊपर स्किल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि एक तरफ रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हों और दूसरी तरफ जो हमारी वर्क फोर्स है वो ट्रेंड हो। और इसके लिए हमारा जो टेफ्टा है, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड है, वो पूरी तनदही से कई तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ये तो सारे प्लान है, ज़रा सियासी बातें भी कुछ बिल्कुल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब के ये इक़दामात सियासी गर्मा गर्मी में पीछे रह जाते हैं। आजकल तो मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी भी पंजाब में ही डेरे लगाए बैठी है, तो इससे बड़े सवाल उठते हैं। हुकूमत को कोई ख़तरा तो नहीं महसूस हो रहा इस वजह से? बताइएगा। समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो सियासत है वो इस तरह की मुफाद परस्ती पे डिपेंड करती है और परफॉर्मेंस के ऊपर ना तो बात होती है और ना ही कोई हमारी जो सियासी जमातें उनकी ख्वाहिश है कि इस सिलसिले में कोई खातिर खा कामयाबी हो। लेकिन हमारी हुकूमत का मंशूर ये है, हमारा एम ये है कि हमने डेवलपमेंट पे, तरक्की पे, रिफॉर्म पे, गवर्नेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और ये सफ़र जारी रहेगा। बाकी जो आपका सियासी शोर है वो अपनी जगह जारी रहेगा। इन पार्टियों का जमहूरी हक़ है, ये अपना शोर करते रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे तमाम इत्तेहादी हम एक पेज पे हैं, हम इकट्ठे खड़े हैं। और आपने देखा भी है पहले तमाम मराहिल पे कि हम हर जगह पे आगे इकट्ठे बढ़े हैं और अब जो हम बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं उसमें भी इकट्ठे जा रहे हैं। तो हुकूमत स्टेबल है, हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा या ख़दशा नहीं है और हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा मशवरा है इन तमाम सियासी जमातों को कि वो भी इलेक्शन की तैयारी करें और जमहूरियत के ज़रिए जो है अपना लोहा आजमाएँ और आप देखेंगे वो कितने पानी। चलिए जी, हमारे तवज्जुह से आपका मशवरा है पहुंच गया तमाम सियासी जमातों को कि तमाम ही लोग इलेक्शन की तैयारी करें और सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन की तैयारी करे और अच्छा जी, बहुत बातें होंगी, अवामी हालत की बेहतरी पे तवज्जो दी जाए। थैंक यू। कुछ आपको मनाजिर दिखाना चाहते हैं। मौसम आपको पता है बड़ा सुहाना है, वीकेंड भी आ गया है, तो लिहाजा कि इधर ही अपने यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये पिशीन के मनाज़िर ये बर्फ़बारी देख लें। अब्दुल्ला खास तौर पे आप ज़रूर देखें क्योंकि आपने बर्फ़ देखी नहीं हुई, तो एक दफ़ा ये अब्दुल्ला की खातिर देखिए जो दरख्तों के ना टॉप तक बर्फ़ होती है। अच्छा ये कलात के हैं, देखिए सड़कों पे भी बर्फ़ पड़ जाती है और सफ़ेद रंग की होती है और बड़ी थिक सी होती है और सॉफ्ट भी होती है, तो ठंडी भी होती है बाय द वे, और ज़्यादा देर तक हाथ पे पकड़ेंगे तो गीली गीली भी हो जाती है। ओके, ये सारे इंशाल्लाह और मंडे। प्लीज़ एहतियात करें, इज्तिमात में गैदरिंग्स में जाने से परहेज़ करें, मास्क का वैक्सीनेट भी करा ही लें इस वीकेंड पे। ये क्या